अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सुनाए जी, कैसे चल रहा है? समझ आवाज़ आ रही है? जी आ रही है बस। अच्छा, अभी हम आ जाते हैं। हमने इसके बाद मैं आपको लेके गया था सबसे पहले दुबई मेनलैंड में कंपनी ओपन करवाने। मैंने आपको एक पोर्टल दिखाया था इन्वेस्ट इन दुबई, राइट? यस। इन दुबई, सही। इसमें मैंने आपको अकाउंट बनाने का कहा था, दूसरा बना अकाउंट लिया? बनाना। वो सर मैंने नाइट को ट्राई कर दिया, आपको वेरिफिकेशन में इशू आता मेरा फेस का। तो फिर वो हो गया, नहीं हो गया। तो अगर आप कर दोगे नेक्स्ट प्रोसेस तो वी कैन अंडरस्टैंड कि हाउ हाउ टू डू। सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है। ये अच्छा, मुझे ये बताएं कि बाकी किस-किसने ट्राई की है? वो एक तो वो है ना जिन्होंने ट्राई की और प्रॉब्लम आ गया, लेकिन ऐसे भी हैं जिन्होंने बिल्कुल ट्राई नहीं की। अस्सलाम वालेकुम। मैंने ट्राई किया था लेकिन मुझे ना मोबाइल नंबर पे मैसेज नहीं आया। मैसेज अस्सलाम नहीं वालेकुम आया, सर, अच्छा मैंने ट्राई किया सर, हो गया। हो सर गया, मैंने ठीक भी है। ट्राई अच्छा, किया, हो गया। ठीक है। सर ये मेरा प्लीज़ भी मेरी हो गया था। ओके। अच्छा, प्लीज़ मेरी इंस्ट्रक्शन फ़ॉलो किया करें, क्योंकि हम स्पेशली अभी तो पढ़ रहे हैं सिर्फ़, आगे हम जब कॉर्पोरेट टैक्स में जाएँगे, वैट में जाएँगे, तो हमने अक्सर प्रैक्टिस करनी होगी, राइट? ये प्रैक्टिस हम सिर्फ़ तब कर सकेंगे जब आप मेरी इंस्ट्रक्शन को फ़ॉलो करेंगे साथ-साथ। तो कंपनी सेटअप में तो फिर भी कुछ रिस्ट्रिक्शन आएँगी, कई काम आप नहीं कर सकेंगे, कई जगहों पे ऑफ़िस में कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन, वैट रजिस्ट्रेशन, ये तो आप उनके ऑनलाइन पोर्टल से पाकिस्तान में बैठ के कर सकते हैं, रिटर्न फाइलिंग कर सकते हैं। तो आपने प्लीज़ मेरी इंस्ट्रक्शन को लाज़मी फ़ॉलो करना है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपनी इसमें डिटेल में। मैंने अपना नाम लिखा। अच्छा, ये app.invest.dubai ये है क्या? ये दरअसल जैसे नादरा नादरा पाकिस्तान में एक ऑर्गेनाइज़ेशन है जो वहाँ पे पाकिस्तानी आईडी कार्ड वगैरह देखती है, नेशनैलिटी को देखती है। एक उसकी ऐप है, उसकी एप्लीकेशन का नाम है पाक आइडेंटिटी। दुबई डीईडी की एप्लीकेशन का नाम है इन्वेस्ट इन दुबई, ठीक है? ये मैंने अपना नंबर डाला। ये मैंने अपना नंबर डाला इसमें, नेक्स्ट किया। माय गॉड! बस आ गई। माय गॉड यार, ये नॉर्मली नहीं आती। गॉड, सॉरी फॉर दिस। ओके, हाँ जी, अभी मोबाइल पे ओटीपी कोड आएगा 625448। अच्छा, ये क्यों नहीं आ सकता? क्या कोई ऐसी रीज़न है कि आपको कोड ना आए? कोड ना आए, उसकी वजह ये हो सकती है कि बाज़ औक़ात आपका मोबाइल जो होता है, आपका जो नेटवर्क होता है वो उसे सपोर्ट नहीं कर रहा होता। किसी दूसरा नेटवर्क लगा के देखें, कोई दूसरा मोबाइल नंबर लगा के देखें, तो ये वाला कोड उस पे इंशाअल्लाह ताला आ जाएगा। उसके बाद आप डालें अपनी ईमेल आईडी, आपको अपने ईमेल पे कोड आएगा, ठीक है? अच्छा, मैंने एक्चुअली इस ईमेल पे ऑलरेडी अपना अकाउंट बनाया हुआ है। सही, ये सब ने इधर तक आपने बना लेना है, अपना ईमेल और आपके पास कोड आ जाना चाहिए। अगर किसी को प्रॉब्लम आए इसमें, तो आपने क्या करना है कि आपने अपना नेटवर्क चेंज करके देखना है। ओके? ये मैं कर दिया लॉगिन। जब एक दफ़ा हो गया तब मैंने क्या करना है, लॉगिन। अच्छा, मेरी जो वेबसाइट है, मेरा जो पोर्टल है, दिस इज़ ऑलरेडी वेरिफाइड। शक्ल देख लें कैसा आ रहा है। इसमें मुझे नज़र आ रहा है एक्सप्रेस इंटरेस्ट, और मैं 30 डेज़ तक एक बिज़नेस नेम फ्री में बुक कर सकता हूँ। एक है स्टार्ट अ बिज़नेस, एक है न्यू बिज़नेस नेम। मैं 6 मंथ के लिए नया बिज़नेस नेम बुक कर सकता हूँ।
ये वो पोर्टल है जिसके थ्रू मैं कंपनी सेटअप करूंगा दुबई के मेनलैंड में। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल ये कि आप लोगों ने अगर इस पोर्टल को ओपन किया होगा तो आपको इस तरह का फेस नहीं नजर आ रहा होगा, आपको नजर आ रहा होगा वेरीफाई प्रोफाइल, राइट? आपको नजर आ रहा होगा वेरीफाई, राइट? जिन पार्टिसिपेंट ने इसे ट्राई किया है वो बता सकते हैं। आप लोग ट्राई पता नहीं क्यों नहीं करते, जैसे या साथ प्रोफाइल वेरिफिकेशन आ रहा है। जी सर, बिल्कुल सर, वेरिफिकेशन मांग रहे हैं। अच्छा, कोई एक स्टूडेंट जो मुझे प्लीज अपना ईमेल और पासवर्ड दे दें, क्योंकि मेरी प्रोफाइल ऑलरेडी वेरीफाइड है, तो मैं आप लोगों की वेरीफाई करने का प्रोसेस बताना चाहता हूँ। लेकिन ऐसा होना चाहिए कि वो पहले यूएई आए हों। कोई ऐसा दोस्त अपना पासवर्ड और अपना ईमेल और पासवर्ड देगा जो पहले कभी यूएई आया हो। नहीं एनीवन? सर, है तो नहीं, लेकिन है पासवर्ड दोनों है। ओके, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको देता हूँ, प्लीज़ इसमें मुझे ज़रा सेंड करें अपना पासवर्ड और आपका ईमेल और पासवर्ड। कोई प्लीज मुझे अपना ईमेल और पासवर्ड दे, एनीवन? ओके, राजेश। ओके, मैं डालने लगा हूँ राजेश। हमारे दोस्त हैं फ्रॉम इंडिया, मध्य प्रदेश। पासवर्ड आपका? ओके, राजेश। मैं ज़रा देर के लिए स्क्रीन हाइड कर रहा हूँ। ओके, मैंने राजेश के पोर्टल में लॉगिन कर दिया। ठीक है, इनकी प्रोफाइल में लिखा हुआ है वेरीफाई यूर प्रोफाइल। एक तो ये ठीक है, वेरीफाई यूर अकाउंट डिजिटली। इसमें आपने क्यूआर कोड स्कैन करना है और वो आपको एक एरिया में ले जाएगा जहां पे अपना पासपोर्ट और फेस स्कैन करना है। एक और तरीका होता है, आप चले गए सर्च आईडी इंफॉर्मेशन, यूनिफाइड आईडी नंबर, पासपोर्ट नंबर, इमेज आईडी, ये 3 चीजें मौजूद हैं। अब हम पासपोर्ट नंबर क्या होता है आप सबको पता होगा, राइट? पासपोर्ट क्या होता है तो सबको पता है। इमेज आईडी क्या होती है? वो जो दोस्त जो यूएई के रेजिडेंट वीजा पे हैं, रेजिडेंट वीजा कौन सा होता है मैंने कल बताया होगा। विजिट वीजा के अलावा जितने भी आपके वीजे हैं, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो पार्टनर वीजा हो, उसको कहते उस पे आखिर में आपको इमेज आईडी इशू की जाती है। इसका नंबर, ईयर ऑफ बर्थ और जेंडर, और उसके बाद यूनिफाइड आईडी। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको एक दफा पासपोर्ट नंबर से, ज्यादातर आप में से डेफिनेटली पासपोर्ट नंबर से होंगे, आशना होंगे, आपको पासपोर्ट नंबर का पता होगा। इमेज आईडी का आप में से बहुत सारों के पास नहीं होगी। यूनिफाइड आईडी ये क्या होता है? यूनिफाइड आईडी दरअसल जब आप यूएई में आते हैं, चाहे विजिट वीजा कोई भी वीजा हो, आपको एक कोड अलॉट कर दिया जाता है, आपको एक नंबर अलॉट कर दिया जाता है। ये नंबर आपका सेम रहता है। तो यूआईडी, यूनिफाइड आईडी नंबर आपको अलॉट कैसे होता है? अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि
ऐसा दोस्त मुझे अपना ईमेल और पासवर्ड दे जो कभी ना कभी यूएई आया हो। अच्छा, अब सवाल ये है कि जब एक बंदा अगर पाकिस्तान में रहता है, उसने पाकिस्तान से पासपोर्ट बनवाया है, यूएई के पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई अता पता नहीं है वो कौन है कौन नहीं है। लेकिन जब उसका विजिट वीजा लगा या कोई भी पहला वीजा लगा, अब उसके डॉक्यूमेंट्स यूएई की गवर्नमेंट के पास आ गए। अच्छा, ये बंदा है, ये नाम है, उन्होंने उसे एक कोड अलॉट कर दिया, इसे कहते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। सही, यूआईडी। ये आपके मेट्स आईडी में मौजूद होता है, आपके वीजे में मौजूद होता है। आप अगर वीजे में भी देखेंगे आपको यूआईडी नंबर नजर आएगा। अच्छा, अब अगर आपने यूएई में कंपनी ओपन करनी है, पहला क्वेश्चन ये है कि आप जब यूएई की गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देते हैं मेरी कंपनी ओपन कर दो, तो भाई आपका कोई अता पता तो हो, आप हैं कौन, आप क्या पहले कभी यूएई आए हैं, आपका कभी कोई विजिट वीजा लगे, आपका वीजा एक दफा लगा होना चाहिए। पहले आपका वीजा लगता है, फिर आप यूएई आते हैं, चाहे आप यूएई ना भी आए हों, वीजा आपका एक दफा लगना चाहिए ताकि आपका रिकॉर्ड यूएई की गवर्नमेंट के पास आए, आपका यूआईडी नंबर जनरेट हो। अच्छा, उसके बाद पासपोर्ट नंबर, ये मैं तो एक मतलब फिर हाइड करूंगा स्क्रीन। पासपोर्ट नंबर हमें इनका डालना होगा। अच्छा, मुझे राजेश आप अपना पासपोर्ट वगैरह भेज सकते हैं एमएस आईडी कोई डिटेल, इट विल बी प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल, और ईमेल और पासवर्ड की एक्सेस आपके पास रहेगी। ओके। अच्छा, इनका इंटरनल कोई इशू बना हुआ है, अदरवाइज तरीका उसका यही है, और ये आपको चेक करवाना पड़ेगा, ये आपको चेक करवाना पड़ेगा ऐसे केस में इमिग्रेशन अलवीर से। इमिग्रेशन अलवीर एक डिपार्टमेंट है यूएई में जो इमिग्रेशन को सबको देखते हैं। इनसे कहिएगा कि आप और आप राजेश ऑलरेडी यूएई में मौजूद हैं, ठीक है। नहीं, एरर आपका कौन सा आ रहा है कासिम? अच्छा, इसको इंटरनल देखेंगे। सर्वर वाला। हाँ, और ये क्यों आ रहा है सबका आजकल? अच्छा, होएवर इन्वेस्ट इन दुबई था क्या? इन्वेस्ट इन दुबई एक्चुअली एक प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जो इसलिए एस्टेब्लिश करवाया गया कि आप यूएई में कंपनी सेटअप कर लें। आज का ये जो इंटरनल सर्वर वाला इशू आ रहा है, ये अगर ऐसों को आता है ना जो ऑलरेडी यूएई में मौजूद हैं या यूएई में आ चुके हैं, तो उसकी वजह यह है कि कोई इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने आजकल या तो इन्वेस्ट इन दुबई का उन्होंने सस्पेंड कर दिया है। तो हाउएवर आई विल चेक, आई विल वेरीफाई, बट पिछले तमाम बैचेज में ये वाला काम ऑनलाइन होता है इन्वेस्ट इन दुबई के थ्रू, और अभी भी इंशाल्लाह ताला ये वाला इशू जल्द रिजॉल्व कर लिया जाएगा, ठीक है। शायद उनके पोर्टल का कोई इशू है या उन्होंने इन्वेस्ट इन दुबई के थ्रू कंपनी बनाने को मे भी टेम्परेरी स्टॉप कर दिया। अच्छा, देखिए, जो यूएई में आपकी कंपनी सेटअप होती है उसके 6 लाइसेंस की टाइप हो सकती हैं: इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, क्राफ्ट, टूरिज्म, एग्रीकल्चरल एंड प्रोफेशनल। जैसे कि नाम से जाहिर है, इंडस्ट्रियल क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग, कोई फैक्ट्री लगाना। इसमें लाइसेंस के ऊपर लिखा होगा इंडस्ट्रियल लाइसेंस। अब मैं इधर आपको अपनी कंपनी का लाइसेंस दिखाता हूं। हम गए, मेरी कंपनी का नाम है स्विफ्ट एक्सपोर्ट। ये मेरी कंपनी का लाइसेंस है। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, कौन सी टाइप है? इंडस्ट्रियल है, कमर्शियल है, प्रोफेशनल है, क्राफ्ट है, टूरिज्म, एग्रीकल्चरल है, या टूरिज्म लाइसेंस है? कमर्शियल। कमर्शियल लाइसेंस है।
ठीक है, तो इससे आपको पता चला कि जो टेक कंसल्टेंट और अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग की एक्टिविटीज हैं ये कमर्शियल लाइसेंस में आएंगी। ठीक है, ये तरह की ये शक्ल होती है ट्रेड लाइसेंस की। ट्रेड लेकिन सर लाइसेंस ये का मतलब प्रोफेशनल फील्ड में क्यों नहीं आ रही, ये प्रोफेशनल प्रोफेशनल फील्ड लाइसेंस के में। अंदर? जी, मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मली एक जनरल अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये एक्टिविटी प्रोफेशनल होनी चाहिए, लेकिन अगर आपने टेक कंसल्टेंसी को लिया है, इसको हम लोग जरा इन्वेस्ट इन दुबई में अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। डीईडी की वेबसाइट पे ये हम जब कहते हैं ना प्रोफेशनल कमर्शियल, इनसे मुराद ये नहीं होता कि हम उन्हें उर्फ आम में आम जुबान में कौन सी टर्म इस्तेमाल करते हैं उसके लिए। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने अगर सब्जी लेके खरीदनी या बेचनी है, मे भी आप कहें कि ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, मैंने खुद उगाई है और मैंने आगे बेची है। लेकिन जब हम डीईडी की वेबसाइट पे जाएंगे, दुबई इकोनॉमिक डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे जाके देखेंगे कि जो एक्टिविटी है उसे कैसे क्लासिफाई किया गया। ये हमारे दुबई डीईडी की मेन वेबसाइट है, इसका पोर्टल है इन्वेस्ट इन दुबई। अच्छा, कई दफ़ा ऐसे होता है, ये मैं इस पोर्टल पे चला गया, इसमें बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि एक्टिविटी अकेली प्रोफेशनल में आ रही होगी। टेक कंसल्टेंट देखें प्रोफेशनल है। अच्छा, इसकी का ग्रुप कौन सा है? फाइनेंस कंसल्टेंट्स। अच्छा, अब देखिए, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग का कौन सा ग्रुप है? अकाउंट्स। ये दोनों प्रोफेशन में आ रही हैं, लेकिन इन दोनों का ग्रुप डिफरेंट है, एक अकाउंट्स है, दूसरा फाइनेंस कंसल्टेंट्स है। ऐसे केस में जब आप उनको क्लब करते हैं, दो डिफरेंट ग्रुप्स वालों को, तब बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हम उसको वो कमर्शियल में चला जाता है। ठीक है, अच्छा, हाउएवर अब हमारा पोर्टल कई फ्रेंड का नहीं काम कर रहा। हाउएवर मेरा चूंकि वेरीफाइड है, मैं आपको यहीं से सिखाना शुरू करता हूं कि जब एक दफ़ा वेरीफाई हो जाएगा तब आपका पोर्टल कैसे काम करेगा। जब आपने अपना अकाउंट वेरीफाई कर लिया, अभी वो किसी एरर की वजह से नहीं हो रहा, आपने इधर क्लिक करना है स्टार्ट अ बिजनेस में। कहाँ पे क्लिक किया? आप पोर्टल में गए, सबसे पहले आपने क्लिक किया। जी, ये पोर्टल वेरीफाई होने के लिए ये तो लाजमी है हमारा? नहीं, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है, प्लीज़ थोड़ा सा इकबाल क्लियर बोल सकेंगे या टाइप कर दें प्लीज़। जी सर, मैं पूछ रहा हूँ कि ये पोर्टल को वेरीफाई होने के लिए हमारा वहाँ होना लाजमी है, मौजूद होना यूएई में? नहीं, आपका यूएई में एक विजिट वीज़ा निकला हो। ये जो मैं ठीक है। पोर्टल बना रहा हूँ ना, ये अपना नहीं बनाना, ये आपने बनाना है जिसकी कंपनी खोलनी है। सही, अच्छा मिसाल के अच्छा तौर पे अगर आपकी कंपनी ओपन करनी है तो आपका यूएई में एक दफ़ा विजिट वीज़ा होना लाज़मी है। एक तरीका ये है, ओके। आप विजिट लगवा लें, उसके बाद बेशक यूएई में ना आएँ, आपका रिकॉर्ड एक दफ़ा यूएई के सिस्टम में आना चाहिए। ये पोर्टल यूएई की इमिग्रेशन अथॉरिटी से लिंक है। जब आपका विजिट वीज़ा लगेगा, आप अपनी पासपोर्ट डिटेल डालेंगे, वो आपको आइडेंटिफ़ाई करेंगे, ओह! दिस पर्सन, ठीक है? ये वाला बंदा कंपनी खोलना चाहता है, तो आइडेंटिफ़ाई करने के काबिल होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, ओके। स्टार्ट पे क्लिक किया, न्यू बिज़नेस नेम पे क्लिक किया, ऐड मेन बिज़नेस एक्टिविटी। हाँ जी, बताएँ कौन-सी एक्टिविटी करनी है आपने? कोई एक दोस्त बताएँ कि मैंने यूएई में फलाँ चीज़ की कंपनी खोलना चाहता हूँ या मेरा कोई क्लाइंट जी खोलना चाहता है। जी, आईटी की, आईटी से लेकर। आईटी रिलेटेड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा, अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कंसल्टेंट्स हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नेटवर्क सर्विसेज हो सकती हैं, डिफरेंट हो सकती हैं। सर्च पे क्लिक कर लेता हूँ। जितनी एक्टिविटी मौजूद हैं, उनके नीचे उनकी डिस्क्रिप्शन आ रही है कि किस तरह की एक्टिविटी होंगी। इंक्लूड फर्म्स, कमर्शियल इंफॉर्मेशन सर्विसेज, नॉन कमर्शियल इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट्स, इंफॉर्मेशन हेल्पलाइन। किस तरह की आपने खोलनी है, इनमें से कौन सी चीज़ ज़्यादा मैच करती है आपसे? हाँ जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट्स या आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर रिस्क मैनेजमेंट, जो भी करनी है आप उसमें उसका नाम मुझे बताएं प्लीज़। मैंने सिलेक्ट कर ली, ठीक है? एज्यूम करें। मतलब अच्छा, आप सवाल। ठीक हो जी, ओके। अब मुझे ये बताइए कि ये आपके सामने एक्टिविटी ओपन हो गई। यहाँ पे एक आपको फॉरेन ओनरशिप नज़र आ रहा है, एक प्राइमरी ओनरशिप, प्राइमरी एक्टिविटी नज़र आ रहा है।
फॉरेन ओनरशिप का क्या मतलब है? सर जो 100% फॉरेन पर्सन जो है वो ओन कर सकता है कंपनी। 100% ऑन कर सकता है। मैं जरा एक और तजर्बा करने लगा हूँ, इसे क्रॉस किया, स्क्रीन शो हो रही है ना सबको? जी जी बिल्कुल। ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स। हाँ, इसमें फॉरेन ओनरशिप लिखा हुआ नजर आए? नहीं, इसमें नहीं है सर। इस एक्टिविटी, इसका मतलब है कि 51% ऑनरशिप होना लाजमी है एक इमाराती नेशनल की। अकेले ऑडिट फर्म नहीं ओपन कर सकते। मेरी जो टैक्स कंसल्टेंसी की कंपनी है वो मेरी अपनी है 100%। मेरी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी की कंपनी अपनी है, लेकिन जो मेरी ऑडिट फर्म है उसमें 51% ऑनरशिप एक इमाराती नेशनल की है। कहता हूँ कि यार अच्छा, मैं उसे कहता हूँ कि 51% ऑनरशिप मैं आपको नहीं देना चाहता, ठीक है, मैं तो अपने पास रखना चाहता हूँ ना। मेरा जो इमाराती पार्टनर है वो इस बात पे तैयार है कि वो कोई रिस्क ले। मैं उसे कुछ ना कुछ शेयर, उसको मैं कहूंगा कि ठीक है, मैं आपको एनुअल बेसिस पे इतने पैसे दे दिया करूंगा, ठीक है, और वो डॉक्यूमेंट्स में मेरा पार्टनर होगा, 51% ऑनरशिप उसके नाम पे होगी। तो यहाँ पे अक्सर इस तरह के प्रॉब्लम भी होते हैं क्योंकि जो ऑनरशिप है वो एक इमाराती नेशनल के पास होती है, तो इसमें एक रिस्क भी मौजूद होता है। सही। सर इट अच्छा, मींस आप उसको रॉयल्टी पे कर रहे हैं उसकी एमिरेट्स आईडी की वजह से। एग्जैक्टली, ठीक है, कॉस्ट आपकी है, प्रॉफिट आपके है, सब अपने है, लेकिन उसको आप एक फिक्स अमाउंट दे रहे हैं। अच्छा, लेकिन हुआ ये था कि मैंने शायद कल की क्लास में भी आपको बताया हो कि 2022 में ये वाला रूल चेंज हो गया था, राइट? अब हर प्रोफेशन के लिए 51% ऑनरशिप जरूरी नहीं है। एड मेन बिजनेस एक्टिविटी पे क्लिक करते हैं। अब इन्होंने हनी सेलिंग की बात की। हनी ट्रेडिंग नजर आया? यस हनी सर, ट्रेडिंग यस सर, या सिलेक्ट। ऑनलाइन सेलिंग हाँ, सर। ओके, क्या फॉरेन ऑनरशिप है या प्राइमरी एक्टिविटी है? प्राइम फॉरेन ऑनरशिप है या नहीं है? फॉरेन ओनरशिप, यस। यस, इसका मतलब है कि आप इसको 100% ऑन कर सकते हैं। अब एक और चीज देखिएगा, इसका ग्रुप कौन सा है? इसकी हनी ट्रेडिंग के नीचे इसका ग्रुप लिखा हुआ नजर आ रहा है, फूड स्टफ ट्रेडिंग। फूड स्टफ ट्रेडिंग। अब आप ऐसा करें, ऐड एडिशनल एक्टिविटी में क्लिक करें, ठीक है। आप कहते हैं ठीक है, मैं डे ट्रेडिंग भी ऐड कर लेता हूं, मैं सीरियल ट्रेडिंग भी ऐड कर लेता हूं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट, जितनी भी एक्टिविटी एक ग्रुप में होती है ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट साथ ऐड हो जाती है, ठीक है, जितनी चाहे आप कर लें, लेकिन सबकी फॉरेन ओनरशिप लाजमी होनी चाहिए। अगर फर्ज करें इसमें से किसी एक में भी इमराती नेशनल चाहिए हुआ तो मुकम्मल तौर पर फॉरेन ओनरशिप खत्म हो जाएगी, ठीक है, जितने चाहें ऐड कर लें। मैंने आल्दो हनी ट्रेडिंग करनी है, लेकिन मैंने सोचा कि यार क्यों ना मैं अपने ट्रेड लाइसेंस में बाकी मिलती जुलती एक्टिविटीज भी ऐड कर दूं, हो सकता है कि कल मेरा इरादा बदल जाए। मैंने सब ऐड किया, उसके बाद मैंने क्लिक किया नेक्स्ट पे। अच्छा जी, पोर्टल नाम मेरा है फैजान अली, और कोई पार्टनर डालना है या नहीं डालना? नो नो, अकेले नहीं को डालने, अकेला। अपना डाल। ऑनलाइन सर, ऑनलाइन कैसा खोलेंगे? मुझे एक्चुअल फिजिकल शॉप नहीं है, ऑनलाइन ट्रेडिंग करना है। ऑनलाइन ट्रेडिंग नहीं, एक सेकंड देख लेते हैं, लेकिन वो तो एक आइडिया है ना, अभी हम आपको एग्जैक्ट आपका केस नहीं डिस्कस कर ओके, रहे, एक ओके एग्जांपल सर, दे रहे ओके, हैं। ओके अच्छा, सर, ओके। एड इंडिविजुअल सर मेरा एक पार्टनर का। क्वेश्चन है। जी जी। सर क्वेश्चन ये है कि अभी हमने जो सब कैटेगरीज ऐड की हैं, ये हम लेटर ऑन भी कर सकते हैं? एक दफ़ा बिजनेस की एक्टिविटीज ऐड करके उसको रजिस्टर करवाने के बाद फिर बाद में हम कहते हैं हम मजीद अपनी एक्टिविटीज को इनहेंस करना चाहते हैं तो उसको ऐड कर दें, तो वो पॉसिबिलिटी है या वन टाइम ही सारी एक्टिविटीज डाल दें? जब ट्रेड लाइसेंस चेंज होगा तो उसकी कॉस्ट आएगी, राइट सर, ठीक है। राइट ओके, लेट मी ऐड इंडिविजुअल पार्टनर। इसने मुझसे क्या पूछा है? उसकी नेशनैलिटी पूछी है। मैं लिख देता हूं इंडिया,
ओके चलो सही। अभी देखिए उसने और मुझसे कोई डिटेल नहीं मांगी, सिर्फ नेशनैलिटी पूछी और आगे चल पड़े। क्यों? वो इस स्टेज पे क्यों जानना चाह रहा था कि नेशनैलिटी क्या है? मुझे ये बताएं कि अगर मैंने ऑडिट सेलेक्ट किया होता, क्या पाकिस्तानी और इंडियन ऐड करने से वो आगे चल जाता? नो सर। नो, वहाँ पे पार्टनरशिप का लेना। प्लीज आप लोग ना अपना क्वेश्चन करने के बाद अपना माइक म्यूट करिए, ठीक है? बैकग्राउंड में जितनी आवाज हो रही होती है वो इधर सब सुन रहे होते हैं, प्लीज। अच्छा, यहाँ पे उसने सिर्फ नेशनैलिटी लेने पूछने के बाद मुझे आगे जाने दिया। अगर इमराती नेशनल की जरूरत होती, मैं कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा होता जिसमें मुझे इमराती नेशनल चाहिए, तो वो मुझे यहाँ से आगे प्रोसीड ना करने देता। बैक जाके देखते हैं यार, एक्टिविटी मैं करने लगा हूँ चेंज। एक्टिविटी में डालने लगा हूँ ऑडिटिंग की। नेक्स्ट। अब मैं आगे फर्क करेंगे सिर्फ इंडियन डालता हूँ। अच्छा, अभी वो ले गया, लेकिन आगे मुझे उसने जो ऑप्शन दिए हैं वो लिमिटेड हो गए हैं, ठीक है? वो मुझे कह रहा है कि आप किसी ना किसी इमारती नेशनल को लाजमी डालें, ये आगे प्रोसीड नहीं होगा। सही। इनिशियल स्टेजेस पे ये जो उसने मुझसे पूछा है कि नेशनैलिटी क्या है, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो ये देखना चाह रहा है कि क्या इमराती नेशनल अगर ज़रूरत है तो इनके पास है या नहीं है। सही। वापस आ जाते हैं हनी तो ट्रेडिंग। सर उसमें उसमें अगर हम ऐड करते हैं वहाँ पे नेशनैलिटी अगर यूएई की डालते हैं तो वो हो जाएगा, उधर फिर आगे ऑप्शंस देगा। आगे जाके लेटर ऑन मुझसे डिटेल मांगेगा। अभी तो उसने सिर्फ नेशनैलिटी पूछी और आगे चला दिया, लेटर ऑन वो मुझसे तमाम डिटेल मांगेगा, ठीक है? जी सर, राइट। मैं वापस चला गया हनी ट्रेडिंग पे। एक मैं अकेला हूँ, पहले मैं अकेला बिजनेस करके देखता हूँ क्या फर्क पड़ता है। तो वो देखिएगा कि ऑप्शन आगे वाले कैसे चेंज हो रहे हैं। ओके जी, हाँ जी, कितने ऑप्शन अवेलेबल है मेरे पास? ओनली वन। कौन सा? लिमिटेड लायबिलिटी, एलएलसी, सिंगल ओनर वाला। लिमिटेड सिंगल ऑनर। अच्छा, लिमिटेड लायबिलिटी सिंगल ऑनर है, लेकिन मैं नीचे जाऊं तो एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी भी आ रहा है, ये डिसेबल हुआ है, क्यों? सर ये पार्टनर्स के साथ होती है, एलएलसी उनके पार्टनर्स लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, अगर उसमें सिर्फ एक पार्टनर हो तो उसे कहती हैं लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी सिंगल ऑनर। सही। इसलिए इस वक्त सिर्फ सिंगल ऑनर का मुझे ऑप्शन उसने दिया। सोल एस्टेब्लिशमेंट का ऑप्शन भी उन्होंने मुझे नहीं दिया, बाकी ऑप्शन भी नहीं दिए। अच्छा, एक ऑप्शन था लिमिटेड लायबिलिटी सिंगल कंपनी सिंगल ऑनर। ओके, वापस जाते देखते हैं। अब मैंने ऐड किया एक अफगानी पार्टनर। अब उसने मुझे पार्टनरशिप कंपनी का ऑप्शन भी दिया, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी का भी दिया, सिंपल पार्टनरशिप का भी दिया। हाँ जी बताइए, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी सिंगल ऑनर का क्यों नहीं दिया इस दफा? सर पार्टनर ऐड हो गया इस वजह से। पार्टनर ऐड हो गया, ठीक है। अब जाहिर बात है, इससे हमने एक नतीजा निकाला कि लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी एक टाइप है। अगर वो एक होगा तो हम उसे कहेंगे एलएलसी सिंगल ऑनर, ठीक है। अगर एक से ज्यादा होंगे तो एलएलसी बनाएंगे। एक और तजर्बा करके देखते हैं, ठीक है। वापस जाते हैं, एक्टिविटी में थोड़ी चेंज करके आपको दिखाता हूं, ठीक है। ऑनलाइन ट्रेडिंग, अब मैंने लिखा ऑनलाइन गिविंग सर्विस। ओके, हाँ जी, इसमें मेरे पास एलएलसीएसओ के साथ एक और ऑप्शन आ गया, दैट सोल एस्टैब्लिशमेंट। ये सोल एस्टैब्लिशमेंट क्या चीज है?
सर ये ओनली वन पर्सन। ओके, नहीं वो तो एलएलसी का एसओ का भी मतलब है, लेकिन सोल एस्टेब्लिशमेंट क्या है? सोल एस्टेब्लिशमेंट मीन्स इसके लिए कुछ ऑफिस वगैरह की जरूरत नहीं है, वो भी कर सकते हैं इसको। वन देखिए, मैं आगे अब हम ये चीज समझ गए कि इन सबको समझने के लिए हमें इन तमाम टाइप्स का पता होना चाहिए। कंपनी सेटअप करने का पोर्टल तो मैंने आपको बता दिया, वो तो आसान है। एक दफा प्रोफाइल वेरीफाई हो जाएगी तो उसका यूज बड़ा सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन आपको उसमें टाइप पता होनी चाहिए। अच्छा, सोल एस्टेब्लिशमेंट होता क्या है, जरा देखते हैं। एक बड़ी मशहूर टाइप है सोल एस्टेब्लिशमेंट, या इसे सोल प्रोप्राइटरशिप भी कहा जाता है। इसमें एक सिंगल पर्सन होता है। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल यह है, मैंने आपको लाइसेंस की कितने टाइप पढ़ाई हैं? इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, प्रोफेशनल, इस टाइप का। टूरिज्म, एग्रीकल्चरल, क्राफ्ट। ठीक है। इंडस्ट्रियल क्या थी? जब आपने कुछ करना हो, मैन्युफैक्चर। कमर्शियल क्या चीज? जब कोई ट्रेडिंग करनी हो, कोई होटल खोलना हो, रेस्टोरेंट खोलना हो। प्रोफेशनल क्या था? प्रोफेशनल सर्विसेज। क्राफ्ट, आपके पास कोई यूनिक लेवल का स्किल है, आप एग्रीकल्चर में डील करना चाहते हैं, सब्जियां उगाना चाहते हैं, आप समझ गए, एग्रीकल्चर लाइसेंस चाहिए होगा। और अगर आप टूरिस्ट को सपोर्ट करना चाहते हैं, कोई टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटी है, तो टूरिस्ट लाइसेंस होगा। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा लाइसेंस आप देखेंगे, वो आप देखेंगे इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, प्रोफेशनल। ठीक है, जरा हम इन चीजों को देख के चलते हैं कि क्या इंपैक्ट पड़ता है अगर आपने सोल प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट करना है, का भी ऑप्शन इनेबल होगा। तवज्जो से देखिएगा। मिस्टर एक बड़े अमीर आदमी थे, उनके पास मिलियन एंड मिलियन ऑफ दरम से बैंक अकाउंट में। उन्होंने क्या किया कि 1,00,000 दरम, 100,000 दरम लगा के एक कंपनी ओपन कर ली। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल ये है, उस कंपनी ने बैंक से 3,00,000 दरम लोन ले लिया। मिस्टर ए ने नहीं, मिस्टर ए ने जो कंपनी बनाई है उसने। मुझे बताएं, कंपनी के बैंक अकाउंट में टोटल कितने पैसे हो गए? 4 लाख। 4 लाख AED। 400,000, राइट? जी। अच्छा, से लोन कितना लिया हुआ है? 3,00,000, और आपने कितने इन्वेस्ट किए हुए हैं? 100,000। टोटल हो गया 4। हुआ ये कि प्रोजेक्ट लॉस में चला गया और 2 लाख का बिका। शुरू कितने का हुआ? 4 लाख का। बिका कितने का? 2 लाख का। कितना लॉस हुआ? 2 लाख। 2 लाख। 2 लाख। बैंक का लोन कितना वापस करना है? 3 लाख। ठीक है, 3 लाख। अब बैंक आता है कंपनी के पास, कहता है भाई ये तो 2 लाख पड़े हुए हैं, मैंने तो 3 लाख लोन दिया था। अब माई क्वेश्चन, क्या बैंक मिस्टर ए को ये कह सकता है कि मिस्टर ए, आप तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप तो बड़े अमीर आदमी हैं, आप मुझे ये बताएं कि क्या आप अपने बैंक अकाउंट से निकाल के, पर्सनल बैंक अकाउंट से निकाल के मुझे पैसे नहीं दे सकते? ऐसे तो इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटर बैंक कह सकता है, लेकिन इन केस ऑफ LLC बैंक नहीं कह सकता, क्योंकि LLC में लिमिटेड लायबिलिटी जो है ना, वो आपके शेयर तक लिमिटेड है। थोड़ा सा पर्सनली आप नहीं, वो मैं कंपनी को सब सू कर सकते हैं। चाह रहा हूँ। द रीजन भी हमारे यहाँ डिफरेंट बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स आते हैं। ऐसा नहीं होता, आई मीन जब हम एकेडमिक स्टडीज कर रहे होते हैं ना, जो फर्स्ट ईयर का बच्चा है वो 10th पढ़ के आए, जो सीए के कैफ में है वो AFC पास करके आया। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, हम स्टेप बाई स्टेप चलते हैं। ठीक है, अभी आपने देखिए मिस्टर ए ने क्या किया था। मिस्टर ए ने एक कंपनी ओपन की थी, LLC, और लॉस हुआ 2 लाख का। अब बैंक अगर मिस्टर ए के पास आएगा, वो कहेगा भाई मुझे नहीं पता, मेरी कंपनी ने आपसे लोन लिया था, मैंने लिया ही नहीं था। तो इस केस में बैंक मिस्टर ए के पास नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि मिस्टर ए ने एक कंपनी बनाई जिसने लोन लिया, LLC, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। जो कंपनी है वो क्या होती है? तवज्जो से सुनिएगा, कंपनी एक सेपरेट लीगल पर्सन होती है, एक सेपरेट
इनकॉर्पोरेटेड कंपनी होती है। वो अपनी ज़ात से, अपने ऑनर की ज़ात से जुदा एक कंपनी है। आप अगर किसी कंपनी से सामान खरीदते हैं जिसको आपको कोई वारंटी दी होती है कि ये 2 साल तक चलेगी, आप 2 साल के अंदर कभी भी अगर जाके कंपनी को कहें कि ये सामान मैंने आपसे खरीदा था, मुझे वापस करो, ये मुझसे वापस लो, आपने 2 साल की वारंटी दी थी, कंपनी आपको वापस देगी। कोई कंपनी ये नहीं कहेगी कि भाई ये पहले तो मिस्टर ए के पास थी, उसने तो मिस्टर बी को बेच दी है, तो आप मिस्टर ए से बात करें। नहीं कह सकता ऐसे। अच्छा, ये तो समझ गए। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल ये, आप किसी गांव में बैठे हुए हैं, वहां पे एक दुकानदार है, वो अपनी दुकान चलाता है। आप गए, आपने उसने आपसे कोई लोन लिया, उसने कहा यार मैंने दुकान चलानी है, दुकान नहीं चल रही, मुझे 1 लाख रुपए लोन दे दो। आपने उसे 1 लाख रुपए कर्जा दिया। भाई साहब ने हस्बे आदत क्या किया, हस्बे तवक्को तमाम दुकान बेची, एक दूसरे बंदे को 1 लाख रुपए लेके रफू चक्कर हो गया। अब मुझे बताएं, आप अगर जाएं वहां पे, अगला बंदा बैठा हो, बंदा ही कोई और हो, आप उसको कहें कि भाई आपने मुझसे, इस दुकान के ऑनर ने मुझसे 1 लाख रुपए लोन लिया था, तो अब आप वापस करें, क्या वो करेगा? नहीं सर, नहीं सर। करेगा। अब कंपनी नहीं थी, अब बंदा खुद था पर्सनल कैपेसिटी में। और जब भी कोई बंदा पर्सनल कैपेसिटी में बिजनेस करता है, उसे कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल एस्टेब्लिशमेंट। अगर ये सोल एस्टेब्लिशमेंट होता, इसने जो कंपनी ना रजिस्टर करवाई होती, बल्कि मिस्टर ए ने एक सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल एस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर करवाई होती, तब बैंक ने कहना था चलो भाई मेरे पैसे वापस करो। ठीक है, ये वाला क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, सोल ऑनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप का, और एलएलसी एसओ का, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी सिंगल ऑनर का। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी सिंगल ऑनर का और सोल एस्टेब्लिशमेंट का, राइट? दोनों में बंदा है, दोनों में होता सोल एस्टेब्लिशमेंट ही। अच्छा, पाकिस्तान में या इंडिया में तो ये है कि जिन भाई साहब को दिल किया उन्होंने दुकान किराए पे ली, उधर दुकान डाल दी। यूएई में ऐसा नहीं है। यूएई में आपको बाकायदा ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा, जिसके ऊपर लिखा होगा कि ये सोल एस्टेब्लिशमेंट है, सोल प्रोप्राइटरशिप है। सर चाहे छोटी दुकान भी हो, क्यों ना हो। जी जी, चाहे दुकान भी ओपन करनी हो, विदाउट रजिस्ट्रेशन आप बिजनेस कर ही नहीं सकते। ठीक है, अच्छा, अब एक और पॉइंट देखिएगा, ये तो आप समझ गए सोल एस्टेब्लिशमेंट और सोल प्रोप्राइटरशिप के डिफरेंस। आप जाते हैं, आप लाइसेंस लेने जाते हैं, आप कहते हैं कि मैंने जो ट्रेड लाइसेंस लेना है, अब आप गए, आप लाइसेंस लेने, आपने कहा कि मैंने सोल एस्टेब्लिशमेंट वाला लाइसेंस लेना है। वो आपसे पूछेगा अच्छा आपने कौन सी एक्टिविटी का लेना है, इंडस्ट्रियल का, कमर्शियल का, प्रोफेशनल का, एग्रीकल्चरल का, टूरिज्म का, कौन सा लाइसेंस लेना है? आप कौन से मुल्क से ताल्लुक रखते हैं? अगर आप ताल्लुक रखते हैं यूएई नेशनल से, यूएई नेशन से, या जीसीसी कंट्री से, तब तो आप सोल एस्टेब्लिशमेंट का लाइसेंस ले लें, कोई भी ले लें, चाहे आप सोल एस्टेब्लिशमेंट का लाइसेंस लेके कंपनी ओपन कर लें, फैक्ट्री लगा लें, कोई भी ले लें। अगर आप हैं अदर देन जीसीसी का पता है ना आपको? नहीं सर, जरा क्लियरली बता। नहीं सर, ब्रीफ कर देगा प्लीज। 6 कंट्रीज का एग्रीमेंट साइन हुआ है, इसे कहा जाता है गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल। इसमें
6 कंट्रीज आती हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, बहरीन, कुवैत, कतर। इनका आपस में कॉपरेशन के लिए एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। सऊदी अरब, ओमान, बहरीन, यूएई, कुवैत, कतर। अगर आप जीसीसी नेशनल हैं या यूएई नेशनल हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपका ताल्लुक किसी और नेशनैलिटी से है तो फिर आपको सोल एस्टेब्लिशमेंट का या सोल प्रोप्राइटरशिप का लाइसेंस सिर्फ तब मिलेगा जब आपने प्रोफेशनल लाइसेंस लेना है। अगर आपने कोई फैक्ट्री लगानी है तो आप इंडस्ट्रियल लाइसेंस यानी लेना है तो आप सोल एस्टेब्लिशमेंट के अंडर नहीं ले सकते, पर्सनल कैपेसिटी में नहीं ले सकते। पॉइंट समझ गए? अभी देखें मैंने कौन सी एक्टिविटी सिलेक्ट की थी। मैंने कौन सी एक्टिविटी सिलेक्ट की थी? ऑनलाइन गेमिंग सर्विसेज। ऑनलाइन गेमिंग सर्विसेज। जरा बैक जाके देखते हैं कि ये कौन सी एक्टिविटी थी। ऑनलाइन गेमिंग सर्विसेज को देखता हूं। ये एक फॉरेन ओनरशिप वाली कंपनी है और ये प्रोफेशनल लग रही है, राइट? प्रोफेशनल एक्टिविटी लग रही है। अब मुझे क्या नजर आया? सोल एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, एलएलसी एसओ तो है ही, सोल एस्टेब्लिशमेंट भी नजर आया। अब मैं बैक जाता हूं, मैं एक्टिविटी कोई कमर्शियल एक्टिविटी देखता हूं। कमर्शियल एक्टिविटी मेरी समझ में आता है हनी ट्रेडिंग। ट्रेडिंग की एक्टिविटी, तो ये कमर्शियल एक्टिविटी है। अब आगे जाके देखा, अकेले बंदे ने खोली, ओहो मैं तो सोल एस्टेब्लिशमेंट ओपन ही नहीं कर सकता, मैं तो सिर्फ एलएलसी में कर सकता हूं, एलएलसी एसओ में। तो जब भी आपका ताल्लुक अदर देन जीसीसी नेशनल्स है, अगर आपका अदर देन जीसीसी नेशनल है तो फिर आप सोल एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ प्रोफेशनल लाइसेंस ले सकते हैं। ठीक है, सोल एस्टेब्लिशमेंट यानी पर्सनल कैपेसिटी में सिर्फ कौन सा लाइसेंस ले सकते हैं? प्रोफेशनल लाइसेंस। आगे चलें। ओके, यहीं पर बस नहीं, एक और चीज भी है। पॉइंट नंबर 1 आपने याद कर लिया कि अगर अदर देन जीसीसी नेशनल है तो सोल एस्टेब्लिशमेंट में सिर्फ प्रोफेशनल लाइसेंस मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। यहीं पे बस नहीं, एक और चीज, प्लस आपके पास एक लोकल सर्विस एजेंट होना चाहिए। लोकल सर्विस एजेंट। लोकल सर्विस एजेंट क्या होता है? लोकल सर्विस एजेंट, इसे अरबिक में, उर्दू में वकील खिदमत कहा जाता है। ये एक ऐसा बंदा होगा जो आपको हेल्प आउट करेगा फॉर कंपनी ओपनिंग, या आपसे कुछ पैसे लेगा। वैसे बाकी सब भी लेते हैं, लेकिन इस केस में एक वकील खिदमत होगा, वो अपनी इमेज आईडी देगा। ये था यूएई नेशनल, रजिस्टर्ड यूएई नेशनल, जो अपनी इमेज आईडी देगा कि ये मेरी इमेज आईडी है। आप विदाउट दैट इमेज आईडी, विदाउट दैट डॉक्यूमेंट, विदाउट हिज परमिशन सोल एस्टेब्लिशमेंट ओपन नहीं कर सकते। एक लोकल सर्विस एजेंट लाजमी चाहिए होगा। हाँ जी, इस लॉयर के जो सर्विस एजेंट है, इसकी फीस हैवी होती है या नॉर्मली होती है? 1500 2000 हम लेते हैं। देखिए कि मराठी नेशनल, अब फर्ज करें मेरे पास एक लोकल सर्विस एजेंट है, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि हर बंदा उसको जाके अप्रोच करे, भाई हर कोई 5-5 हज़ार देता रहे। वो मराठी नेशनल है, उसके पास इतना टाइम नहीं है।
वो क्या करता है, वो फिर अपनी इमेज आईडी किसी कंपनी रजिस्टर करने वाले बंदे को दे देते हैं कि ठीक है यार मुझे साल का 2 लाख दिरहम दे दो, जितनी मर्जी ये कंपनी ओपन करो। मैं क्या करूंगा, मैं अपने लोकल सर्विस एजेंट को 2 लाख दिरहम दे दूंगा और मेरे पास कंपनी जितने भी भिजवानी है उसको मैं 1500 2000 दिरहम चार्ज करता रहूंगा। नॉर्मली ये प्रोसेस है। अगर आपका कोई जानने वाला है, कोई पर्सनल है, तो मे बी वो बगैर पैसों को भी कर दे। ठीक है, ये लोकल सर्विस एजेंट पार्टनर नहीं होता, ये याद रखिएगा। ये ऑनर वाली स्टोरी नहीं है। ये लोकल सर्विस एजेंट सिर्फ एक बंदा, उसका 51% शेयर नहीं है, वो क्लेम नहीं कर सकता कंपनी पे, लेकिन आपने कंपनी में कोई चेंजिंग करनी है, कोई वीजा लगवाना है, कोई कुछ भी करना है, आपको उसकी आईडी चाहिए होगी। यानी आप कुछ कामों में उस पर डिपेंडेंट होंगे। वो रिस्क तो आपको नहीं है कि आप 51% इमाराती नेशनल है, लेकिन लोकल सर्विस एजेंट आपको चाहिए होगा। आपने उसे कुछ ना कुछ पैसे देने ही। ठीक है, और ये जो बाकी अगर यूएई नेशनल है या जीसीसी नेशनल है तो वो बाकी लाइसेंस भी ले सकते हैं। और इसकी कॉस्ट कितनी आएगी सोल एस्टेब्लिशमेंट में लाइसेंस लेने की? तकरीबन 9000 तक। आल्दो ये काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, लेकिन तकरीबन 9000। इधर तक किसी का कोई क्वेश्चन? सर क्वेश्चन ये है कि अब अगर यहाँ पे चलते हैं, ऑनलाइन गेमिंग सर्विसेज के ऊपर जा रहे हैं और स्टोर एस्टेब्लिशमेंट भी कर रहे हैं, वहाँ पे हम लोकल सर्विसेज एजेंट की एमिरेट्स आईडी भी यूज़ कर रहे हैं और उसके साथ जो हमारा एग्रीमेंट होता है 1500 दिरहम या 2000 दिरहम हम एनुअली उसके साथ डिसाइड कर लेते हैं। इसमें जो बैंक अकाउंट का प्रोसेस होता है उसमें उसका कोई पार्ट होता है, या आप जो सोल ओनर है या इसकी सोल एस्टेब्लिशमेंट वहाँ पे हो गई है, बस वही उसको चला रहा है चाहे वो ऑनलाइन बैठा हो? नहीं, ये सिर्फ उसका बैंक अकाउंट ओपनिंग में कोई पार्ट नहीं होता। सर मैं अगर ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूँ यहाँ पे बैठा पाकिस्तान में बैठ के अगर ये सारा काम करवा रहा हूँ, तो मैं उधर बैंक अकाउंट के किस तरह से प्रोसीड करवा सकता हूँ? आपके पास इमेज आईडी है? अच्छा, इसको ये जो पर्सनल लेवल के क्वेश्चन है कासम, ये हम या तो आप ऐसे फॉर्म में पूछें जो सबके लिए रेलिवेंट हो, हम उसको लेटर ऑन भी ऐसी शक्ल में डिस्कस करेंगे कि वो सबके लिए रेलिवेंट हो। ठीक है? नहीं सर, मैं पर्सनल पर्सपेक्टिव में नहीं पूछ रहा, मैं जनरल पूछ रहा हूँ कि मैं अगर ऐसा करना चाहूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ? आप बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं पाकिस्तान में बैठ के? जी जी, मैं अगर ऑनलाइन सर्विसेज दे रहा हूँ मिसाल के तौर पर, फॉर इंस्टेंस अगर मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ और मैं दुबई में, जब तक यूएई का ट्रेड लाइसेंस नहीं है, यूएई में कंपनी नहीं है, प्लस आपके इमेज आईडी नहीं है, तब तक आप बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। राइट, ठीक हो गया सर। अस्सलाम वालेकुम जी, आमिर पाशा बात कर रहा हूँ अबू धाबी से। जी हाफिज राशिद। सर मैंने ये पूछना था, जो लाइसेंस है या कंपनी सोल प्रोप्राइटरशिप पे होती है, अबू धाबी में तो ये रूल है कि वो 100% ओनरशिप पे दी जाती है, किसी लोकल की कोई इंटरप्शन नहीं रहती। ये दुबई के लिए है या अबू धाबी पूरे यूएई के रूल जो आप बता रहे हैं? अबू धाबी के लिए क्या रूल है? उसमें सर रिसेंटली अभी चेंज आया है कि अगर कोई बिजनेस कर रहा है या नया स्टार्ट करना है तो वो 100% ओनरशिप पे अपनी ही सोल प्रोप्राइटरशिप पे कर सकता है, यानी कि उसको किसी लोकल को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं रहती। जी, ये 100% ऑनरशिप ही है। ये ऑनरशिप 100% होती है। लोकल सर्विस एजेंट 100, ये सिर्फ आपको एक असिस्टेंस देता है कंपनी फॉर्मेशन में। जैसे आप ये कह रहे हैं कि अगर आपने पाकिस्तान में ड्राइविंग लाइसेंस किसी एक्सपेट्रिएट ने लेना हो, तो एक तो तरीका ये है कि फर्ज करें पाकिस्तान बहुत अमीर हो गया, तेल निकल आया, एक्सपेट्रिएट्स आते हैं कंपनी ओपन करने। एक तरीका तो ये है कि आप कहें कि रियलिस्टिक बात करें, पाकिस्तान में तो बहुत खजाने हैं लेकिन लूटने वाले बहुत ज्यादा हैं। आमिर प्लीज उसको पाकिस्तान की एग्जांपल को आप बेशक निकाल भी दें, प्लीज फोकस ऑन नहीं सर, पाकिस्तान बहुत अमीर, सॉरी मतलब मेरा अच्छा, अब देखिए होता ये है कि आप कहते हैं कि इमारत जो भी एक्सपेट्रिएट कंपनी सेटअप करेगा, एक तरीका तो ये है कि आप कहें कि पाकिस्तानी को 51% ऑनरशिप दे दो। ठीक है, अब बाहर का बंदा आके क्या करेगा, वो कहेगा भाई ऑनरशिप तो मैं तुम्हें देना नहीं चाहता,
कागजात में लिखवा दो, मैं तुम्हें हर महीने 10,000 दिरहम दे दूंगा, ना तुम कोई शेयर कैपिटल लगाओ, ना प्रॉफिट ना लॉस। एक तरीका तो ये, ठीक है, वो घर में बैठ के रॉयल्टी लेता रहे। अब इसमें क्या होगा, इसमें रिस्क इन्वॉल्व है। रिस्क इन्वॉल्व ये है कि लोग कहेंगे कि नहीं यार पता नहीं वो फ्रॉड करके ना भाग जाए। एक तरीका ये आप कहें कि ठीक है यार हम पाकिस्तानियों को कैसे खिला सकते हैं, जितने कंपनी खोलनी है खोले, लेकिन किसी पाकिस्तानी आईडी पाकिस्तानी से उसने परमिशन लेनी है। अब आप किसी को वैसे परमिशन देंगे और आपका आईडी कार्ड नंबर बीच में 5 होना हो, आप कहेंगे भाई मुझे इतने पैसे दो तब मैं देता हूँ। दिस इज द कॉन्सेप्ट, पैसे बस उनकी जेब में जा रहे हैं। ये सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कॉन्सेप्ट निकाला गया, ठीक है। ये ऑनरशिप आप ही की है, प्रॉफिट आप ही का है। पहले वो चीज रॉयल्टी के नाम से जा रही थी, अभी लोकल सर्विस एजेंट के नाम से जा रही है, सोल एस्टेब्लिशमेंट में से। अच्छा, अब हम आ जाते हैं ऑनलाइन में गए थे ना, ये कौन सी एक्टिविटी मैंने सेलेक्ट कर ली थी, हनी ट्रेडिंग। वापस जा रहे हैं ऑनलाइन वाली, एक बोली थी उन्होंने, अभी तक मैं सिंगल पे खेल रहा हूँ सिर्फ अपना नाम डाल के, सोल एस्टेब्लिशमेंट। देखिए आगे क्या क्या लिखा हुआ है। पार्टनर कितने हो सकते हैं, 1 to 1, एप्लीकेबल फॉर यूएई और जीसीसी और फॉरेनर्स। और फॉरेनर के नाम के आगे एक स्टार लगा हुआ है, नजर आ रहा है। और आगे मेंशन है कि रोल्स ऑनर और लोकल सर्विस एजेंट आर नीडेड, सर्विस एजेंट फॉर फॉरेनर्स इज नीडेड। हाँ जी, समझ आ रही है? जी जी ठीक है। अच्छा, इसकी कॉस्ट मैंने आपको कितनी बताई, तकरीबन 9,000। ये याद रखिएगा कि ये 9,000 एक एस्टिमेट है, ये कम ज़्यादा होती है डिपेंडिंग अपॉन नेम, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट फैक्टर्स। नेम इंग्लिश में करेंगे तो 2,000 ज़्यादा हो जाएगी, नेम अरेबिक में करेंगे तो 2,000 कम हो जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट फैक्टर्स। लेट्स गो बैक। ये तो था ऑनलाइन गेमिंग सेंटर, उसमें क्या क्या ऑप्शन आ रहे थे आपने देख लिया। अब इसको हम वापस चले जाते हैं अगेन हनी ट्रेडिंग में। कमर्शियल एक्टिविटी है, हाँ जी, आप देख सकते हैं लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी सिंगल ऑनर का ऑप्शन है, सोल एस्टेब्लिशमेंट का खत्म हो गया, हर कोई ओपन कर सकता है। और इसमें क्या कोई लोकल सर्विस एजेंट मेंशन है? क्या कोई लोकल सर्विस एजेंट मेंशन है? हाँ जी, एनीवन? नो सर। नहीं है, इसका मतलब है कि कोई लोकल इन्वॉल्व नहीं होगा। ओके, आप अपने नाम पे कंपनी होगी, किसी की आईडी नहीं चाहिए होगी। मैं जो अक्सर मेरे पास आते हैं दोस्त, मैं उनको सोल एस्टेब्लिशमेंट रिकमेंड नहीं करता। द रीजन बीइंग, ठीक है कॉस्ट कम पड़ रही है, लेकिन बाकी आप किसी पे डिपेंडेंट है, आपने किसी का वीजा लगवाना है, आप देखते हैं वो इमारती नेशनल की आईडी अवेलेबल है या नहीं। इसलिए कई जगहों पे ऑल्दो ये डिपेंड करता है ऑन केस टू केस बेसिस। सिर्फ अगर कॉस्ट देखनी हो किसी ने तो वो शायद सोल एस्टेब्लिशमेंट पे भी चला जाए। ठीक है, वापस चलते हैं। हमने सिंगल के केस में एक सिंगल बंदे को अपना केस आइडेंटिफाई करते हुए हमने ऑनलाइन ट्रेडिंग भी देख ली और हमने हनी ट्रेडिंग कमर्शियल एक्टिविटी भी देख ली। चेंज करते हैं, अब हम आते हैं रियल एस्टेट में। रियल एस्टेट बाइंग एंड सेलिंग ब्रोकरेज, ऑनर करते हैं हम। ओके, ये मुझे देखना पड़ेगा कि कौन सी है, ये पहले हर किसी को अलाउ था। ठीक है, अच्छा कोई और एक्टिविटी करके देखते हैं, हनी ट्रेडिंग ही देख लेते हैं। अब एक और बंदा अटैच करते हैं, कौन सा नेशनल किया जाए? इंडिया नेशनल।
ओके, हाँ जी, अब बताएं, अब कितने ऑप्शन हो गए? अब आपको सोल एस्टेब्लिशमेंट नजर आ रहा है? प्लीज आप लोग ना माइक अनम्यूट किया करें, मुझे आंसर कर दिया करें प्लीज। इससे पता चलता है कि आप लोग जाग रहे हैं, मुझे भी पढ़ाने में मजा आता है, टू वे कम्युनिकेशन होती है। वरना मेरी पोजीशन पे अगर आप बैठ के देखें तो ऐसा लगता है जैसे ऐसी फीलिंग आ रही होती है कि मैं स्पीच कर रहा हूँ। तो प्लीज एनीवन। हाँ जी, सोल एस्टेब्लिशमेंट क्यों नहीं है और एलएलसी एसओ क्यों नहीं है? सिंपल रीजन। सर ये रियल स्टेट का क्या इशू आ रहा है कि वो अलाउ नहीं है, नेशनलिटी अलाउ नहीं है? हाँ जी, लेकिन ये अभी तक तो था, मैंने कुछ ऐसे पहले पाकिस्तानियों के लिए भी ओपन किया है। एक्चुअली मैं रियल स्टेट में काम कर रहा हूँ, तो मुझे इंटरेस्ट था कि शायद इसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन स्किप हो गया। होपफुली होपफुली वो पाकिस्तानियों के लिए अलाउ होगी। ठीक है, रियल एस्टेट कंपनी, उसकी जो रीजन है ना, वो आपको पता होगी, जो ऊपर नोट दिया हुआ था, उसकी वजह है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। दैट्स अ सेपरेट टॉपिक, उसको हम इधर डिस्कस नहीं कर रहे। लेकिन कुछ नेशनलिटीज पे प्रोहिबिशन लगाई गई है, बिकॉज लाइक गोल्ड में, रियल एस्टेट में, ऐसी इंडस्ट्री में डील करने पे। ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो कि ग्रे लिस्ट में है FATF के, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पे, जिन पे पाबंदियां मौजूद हैं। ईरान हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, रशिया हो गया, इस तरह की नेशनलिटीज। अच्छा, अभी मुझे बताएं, नहीं ये ऐसा नहीं है अली, दैट्स समथिंग एल्स। जो कंपनी ओपन करना है ना, UAE में कंपनी ओपन करना, ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। जो अगर आपको पाकिस्तान में कोई अथॉरिटी रोकती है कि आप फलां हाउसिंग स्कीम में ना इन्वेस्ट करें, तो वो उसका तल्लुक पाकिस्तान से है। UAE में कंपनी ओपन करने पे अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है, तो वो UAE की अथॉरिटीज की तरफ से होती है। अच्छा, क्वेश्चन ये था मेरा कि मुझे बताइए, इसमें सोल एस्टेब्लिशमेंट और LLC सिंगल ऑनर क्यों नहीं अवेलेबल? नहीं सॉरी, आपकी आवाज में बहुत डिस्टॉर्शन है प्लीज। मल्टीपल पार्टनर है ना? मल्टीपल पार्टनर हैं। सोल एस्टेब्लिशमेंट और LLC सिंगल ऑनर एक पार्टनर के लिए। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया सोल एस्टेब्लिशमेंट क्यों नहीं आ रहा और लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी सिंगल ऑनर क्यों नहीं आ रहा। अब हमारे पास कौन सी ऑप्शन है, या पार्टनरशिप कंपनी का या लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी का। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, इसको भी देख लेते हैं कि ये क्या चीज होती है। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, इसमें 2 to 50 नेशनलिटीज हो सकती हैं, तमाम नेशनलिटीज के लिए अवेलेबल है। कोई लोकल सर्विस एजेंट इन्वॉल्व नहीं होगा, कोई लोकल सर्विस एजेंट इन्वॉल्व नहीं होता। यहां तक चीज समझ लें, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी और लिमिटेड। अच्छा, LLC सिंगल ऑनर की अगर कॉस्ट आती है ना 14,000, सोल एस्टेब्लिशमेंट को आपको कितनी कॉस्ट बताइए? $9,000 जी, 9,000
मैंने बताई थी 9,000, ठीक है, सोल एस्टेब्लिशमेंट की। LLC सिंगल ऑनर की कितनी बताई थी? 14,000 सोल एस्टेब्लिशमेंट में। लेकिन एक लोकल सर्विस एजेंट भी इन्वॉल्व होता है, उससे भी आपने कुछ ना कुछ पैसे देने होते हैं। लेकिन LLC सिंगल ऑनर, इसमें 14,000 कॉस्ट है और किसी को कोई पैसे नहीं देने होते। अच्छा, LLC सिंगल ऑनर की कॉस्ट आपको बता दी। आप बताएं LLC की कितनी कॉस्ट है? 15,000, 15,000। LLC सिंगल सोल एस्टेब्लिशमेंट, LLC सिंगल ऑनर, LLC SO, इनमें तो आप फर्क समझ गए। अब जरा वापस चल के देखते हैं, एक और चीज आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये पार्टनरशिप क्या होती है, वी विल आल्सो डिस्कस दैट। लेकिन इससे पहले मैं एक और एक्टिविटी आपको दिखाने लगा हूँ। मैं इत्तफाक करने लगा हूँ टैक्स कंसल्टेंसी। आप में बहुत सारे दोस्त इसमें टैक्स कंसल्टेंट में। एनुअल रिन्यूअल की भी फीस होती है कोई कंपनी की? जी इकबाल, सॉरी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आई। मुझे नहीं पता कि प्रॉब्लम मेरे एंड पे है या आपके। प्लीज रिपीट कर दें क्वेश्चन। नहीं इकबाल, बीच में रुक जाती है, प्लीज टाइप कर दीजिएगा। सर वो पूछ रहे हैं कि ये कंपनी की कोई एनुअल फी भी होती है? हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना आपको बता देता हूँ, जितना आपने पहले साल दिया है ना, ये आगे हर साल देना है, ठीक है, बल्कि इससे ज्यादा ही जाएगा। अच्छा, टैक्स कंसल्टेंट नेक्स्ट। सिंगल ऑनर में हम देख चुके हैं, डबल में देखते हैं क्या होगा। सिंगल ऑनर में तो हमने सोल एस्टेब्लिशमेंट, LLC SO दोनों ट्राई करनी। हाँ ठीक है, बताएं कौन सी पार्टनरशिप। तो मैंने आपको बताया कि हम पढ़ते हैं पार्टनरशिप, देखते हैं क्या होती है। LLC लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी हमने देख लिया। ये एक और ऑप्शन ओपन हो गया, सिविल कंपनी वाला। ये क्या है? सिविल कंपनी क्या होती है, तवज्जो से सुनिएगा। सिविल कंपनी मैंने आपको कौन सी एक्टिविटी बताई है? टैक्स कंसल्टेंसी। टैक्स कंसल्टेंसी। अच्छा, आप अगर पाकिस्तान में या इंडिया में कभी प्रैक्टिस करते रहे हैं, आपने सुना होगा फलां दो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अपनी फर्म बनाई है, प्रैक्टिस कर रहे हैं दो वकील, दो लॉयर ने अपना प्रैक्टिस स्टार्ट किया है मिलके। वहां पे कंपनी नहीं बना सकते वो लोग। जो प्रोफेशनल एक्टिविटीज होती हैं, जब भी दो या दो से ज्यादा प्रोफेशनल मिलके कोई एक्टिविटीज परफॉर्म करना चाहते हैं, प्रोफेशनल लेवल की, टैक्स कंसल्टेंसी हो गई, या ऑडिट का काम हो गया, या हो गया कंसल्टेंसी किसी भी तरह की, बुक कीपिंग वगैरह हो गई, ऐसे केस में आप सिविल कंपनी बना सकते हैं। सिविल कंपनी में आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, जस्ट लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप। बस फर्क यह है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में आप सिंगल होते हैं, लेकिन सिविल कंपनी में दो बंदे या दो से ज्यादा होते हैं। बाकी कोई लायबिलिटी पे कोई नहीं है क्वेश्चन मार्क, लायबिलिटी मुकम्मल है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। प्लस लोकल सर्विस एजेंट भी होना चाहिए, लोकल सर्विस एजेंट की मौजूदगी भी लाजमी है, ठीक है। तकरीबन 9-10 हज़ार जब इस पे कॉस्ट आती है, प्लस लोकल सर्विस एजेंट को पैसे देने होते हैं। ये है सिविल कंपनी का कॉन्सेप्ट। इधर तक किसी का कोई क्वेश्चन? सर ये सिविल कंपनी थोड़ा सी रिपीट कीजिएगा, ये समझ नहीं, अंडरस्टैंड नहीं हुआ। सिविल कंपनी, यू कैन से इट्स जस्ट लाइक पार्टनरशिप, लेकिन पार्टनरशिप प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए होता यह है कि बहुत सारे ममालिक में जो प्रोफेशनल हैं, लाइक पाकिस्तान में भी आप चले जाएं, वकील कंपनी नहीं बना सकते। दो वकीलों ने प्रैक्टिस करनी है, वो कंपनी नहीं बना सकते। रीजन, एडवाइस इज पर्सनल। आपको मैं कोई एडवाइस देता हूं, उसके बाद मैं कहूं कि यार वो तो मैंने कंपनी के नाम पे दी थी, अपने नाम पे तो दी नहीं थी। एडवाइस को, पर्सनल कंसल्टेशन को, ऐसी सर्विसेज को आप अपने इंसान से अलग नहीं कर सकते।
तो इनको एक ऑप्शन दिया जाता है सिविल कंपनी का, प्रोफेशनल में प्रैक्टिस करने के लिए। पाकिस्तान में भी अगर आप जाएंगे, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फार्म होती हैं, ऑडिटर की, या टैक्स प्रैक्टिशनर होती हैं, वकील होते हैं, एडवोकेट्स, वो जब मिल के बिजनेस करते हैं उन्हें कंपनी बनाना अलाउ नहीं होता। वो जो अपनी प्रैक्टिस करते हैं वो एक फर्म के लेवल पे करते हैं, उसे फर्म कहते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल टू पार्टनरशिप। यूएई में ऐसी जगहों को, इस सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है सिविल कंपनी। इसमें 2 या 2 से ज्यादा प्रोफेशनल मिलके प्रोफेशनल सर्विसेज देने के लिए एक पार्टनरशिप करते हैं, इट्स सॉर्ट ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन ये प्रोफेशनल्स के लिए होती है, इसकी कॉस्ट थोड़ी सी कम होती है। और क्यों कम होती है? लोकल सर्विसेज इन्वॉल्व होता है। सर सर इसमें मेरा जो क्वेश्चन था पार्टनर्स, सर इसमें सुनिए, मेरा ये हाँ, क्वेश्चन है कि जो 2 प्रोफेशनल्स इसमें ऐड होते हैं, उनका प्रोफेशन सेम होना जरूरी है या डिफरेंट प्रोफेशंस के लोग इसमें मिलेंगे तो फिर सिविल कंपनी उसमें फॉर्मेशन हो सकती है? मैंने एक्टिविटी सेलेक्ट की हुई है टैक्स कंसल्टेंसी की, ठीक है। अब यूएई में कई एक्टिविटीज के लिए कोई डिग्री सिग्री नहीं चाहिए। मैंने और आपने मिलकर टैक्स कंसल्टेंसी बना ली है। अब जाहिर बात है हम दोनों टैक्स कंसल्टेंसी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, डिग्री की रिक्वायरमेंट तो इधर नहीं है। तो फिर प्रोफेशन सेम होना, वैसे तो आपका जो मर्जी है प्रोफेशन हो, लेकिन इस सिविल कंपनी बनाते वक्त एक होना चाहिए, क्योंकि मैंने इधर सिस्टम में अभी टैक्स कंसल्टेंसी ऐड की है। राइट सर, थैंक यू। वेलकम। सर इसमें एलएलसी कंपनी नहीं हम बना सकते इस चीज के लिए, यानी कि 2 प्रोफेशंस मिलके ये भी यूज कर सकते हैं एलएलसी कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी? जी कर सकते हैं। पाकिस्तान में नहीं हो सकती, तो इसके उसके पैरेलल वहां पे सिर्फ फर्म होती है। तो यहाँ पे सिविल कंपनी भी है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी भी है, यहाँ पे दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। जी ठीक फर्क है। ये है कि लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, जैसे आपने देखा था कि सोल एस्टेब्लिशमेंट 8,000 की पड़ रही थी, 9,000 की, लेकिन जी एलएलसी एसओ 14,000 तक जा रही थी। इसी तरह लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी 15,000 की जाती है, सिविल कंपनी 10,000 11,000 में ओपन हो जाती है, ठीक है। ये तो मैं आपको कॉस्ट बता रहा हूँ, अगेन अ डिस्क्लोजर, दिस इज एन एस्टिमेटेड कॉस्ट। ओके क्लास, मजा आ रहा है, समझ आ रही है? यस सर। ठीक है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास हम लोग जो है वो पढ़ेंगे, उसमें जी हम सर, बाकी बहुत टाइप देखेंगे। जी जी, अच्छा, नेक्स्ट क्लासेस में हम कंपनी की मजीद टाइप देखेंगे, और फिर जब हम कॉर्पोरेट टैक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे, अभी तो मेन लाइन देख रहे हैं, फिर फ्री जोन देखेंगे, और फिर देखेंगे कि ये तमाम टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स की टैक्सेशन को कैसे इम्पैक्ट करती हैं। और कॉर्पोरेट टैक्स में हम इंशाल्लाह ताला डायरेक्टली कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन पे और कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न पे जाएंगे, ठीक है। ओके क्लास, अच्छा प्लीज़ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मुझे खुशी होती है आप लाइव क्लास लिया करें, मज़ा आता है इंशाल्लाह, ठीक है। और रेगुलरली क्लासेस लीजिएगा। आगे रमज़ान आ रहा है, तो मैं चाहूँगा कि हम एक अच्छी तरह से रमज़ान आने से पहले पहले अच्छा खासा कोर्स कवर कर चुके हों, और कॉर्पोरेट टैक्स वैट पे, कम से कम कॉर्पोरेट टैक्स पे आपकी प्रैक्टिकल ग्रेप बन जाए, क्योंकि आपको पता है कि रमज़ान में बड़ा फोकस इबादत होता है, तो हम पढ़ेंगे उसमें भी इंशाल्लाह ताला। लेकिन हमारी जो कॉर्पोरेट टैक्स की तैयारी है वो बड़ी बेहतरीन हो चुकी होनी चाहिए, हम आगे वैट में होंगे। उसके बाद एक और बात, आप सब इंशाल्लाह ताला बहुत सारे कंसल्टेंसी में जाने लगे हैं, आप में से बहुत सारों का ख्वाब होगा। जो कंसल्टेंसी है, जो टैक्स की प्रैक्टिस टैक्स है, या कॉर्पोरेट सर्विस प्रोवाइडर का रोल है, दिस इज समथिंग जिसमें आपको बहुत पढ़ना पड़ता है, आपको अपना नॉलेज अप टू डेट रखना पड़ता है। आपने कंसल्टेंसी में भी, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कोर्स लेने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होंगी, और ये कोर्स लेने के बाद भी पढ़ते रहना होगा। पढ़ना बहुत है हमारी फील्ड में, तो नई नई रूल्स एंड रेगुलेशन आते हैं, टैक्स पे डेली की बेसिस पे एक नया रूल आया होता है। आपको हमेशा बेस्ट सर्विस देने के लिए, अपने क्लाइंट को बेस्ट इंफॉर्मेशन और बेस्ट एडवाइस देने के लिए आपका नॉलेज अप टू डेट होना चाहिए, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह ताला हम प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलेंगे। आपके क्वेश्चन मुझे अच्छे लगते हैं, प्लीज़ पूछा करें,
और लाइव क्लास लिया करें। सो इंशाल्लाह ताला सैटरडे को मुलाकात होती है। ओके, अल्लाह हाफिज़।